जी, सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। हम लोग निक एजुकेशन में सुपर टेट में संस्कृत पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है, हमने कारक शुरू किया था और कारक में आपका कारक की परिभाषा और उस प्रकार से जो भी प्रश्न थे वो, या फिर कर्ता कारक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जैसा कि उसके आगे ही, उसके उसी क्रम में उसके आगे आज हम लोग कर्म कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जल्दी आइए और देखते हैं कि आगे कर्म कारक में क्या परिभाषा या फिर क्या इसके सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसा कि कारक में कौन सा हमने प्रत्यय आपको बताया था, ऋवुल प्रत्यय बताया था। कौन सी धातु होती थी, क्रा धातु होती थी। क्रा प्लस ऋवुल से क्या बनता था, कारक। एक बार सरल तरीके से यहाँ लिख दे रहे कि हम लोग कारक पढ़ रहे थे और कारक में कर्ता पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे, कर्ता कारक पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग कारक में कर्ता कारक पढ़ चुके थे। यहाँ पे क्रा धातु और ऋवुल प्रत्यय से कारक शब्द बनता है। क्रा धातु और ऋवुल प्रत्यय से कारक शब्द बनता है। तो आज हम लोग यहाँ पे दूसरा कारक है। ये कौन सा कारक है, दूसरा कारक है कर्म कारक। क्या है दूसरा कारक, कर्म कारक। ठीक है, दूसरा कारक क्या है, कर्म कारक। आपको इसके जो सूत्र हैं वो देखने होंगे, और आपका जो सुपर टेट या टेट में बहुत ज्यादा पूछने वाला कर्म कारक होता है। इससे एक ना एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो इसके सूत्रों को देखेंगे और कौन से सूत्रों को क्या नियम होते हैं वो सभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला सूत्र है, कर्म कारक हमारा दूसरा कारक है। कर्म कारक के अंतर्गत हम लोग पहला सूत्र पढ़ेंगे। इसका पहला सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर कौन सा है ये, सूत्र नंबर 1। तो इसमें क्या है, सूत्र नंबर 1 में कर्तु कर्तु रीप्त रीप्त सिततम सिततम कर्तु रीप्त सिततम कर्मम। ठीक है, कर्तु रीप्त सिततम कर्म, ये कर्म कारक का पहला सूत्र है। ठीक है, यहाँ ये क्या कहता है सूत्र, यहाँ ये सूत्र कहता है कि कर्तु का मतलब कर्ता। यहाँ पे री के साथ जो ई है, ई लेके एक शब्द बनता है ईप्सित। यहाँ क्या शब्द बनता है, ईप्सित शब्द बनता है। इसका मतलब होता है चाहना। क्या होता है, चाहना। अर्थात इसकी साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में ये परिभाषा हुई कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक होता है। जैसा कि कर्ता के जो सूत्र थे उसके अकॉर्डिंग कर्ता कारक क्या होता था वो मैंने बता दिया था। आगे इसमें ये है कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसमें कर्म कारक होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे। वाक्य ये है, हम कहें कि बालक बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, बालक पुस्तक पढ़ता है। इसको संस्कृत में इस तरह लिखा जाएगा, बालकः पुस्तकम पुस्तकम पठति। ठीक है, ये इसकी संस्कृत है, जिसको हिंदी में मैं बोल रही, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक करता है, पुस्तकम कर्म है, पठति क्रिया है। बालक क्या करता, पुस्तक पढ़ता है। तो ये पुस्तक के सबसे करीब है, सबसे ज्यादा चाह रहा है, इसलिए ये जो जो शब्द होगा हमारा वो पुस्तक कर्म कारक में होगा। किसमें होगा, कर्म कारक में होगा। और आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो या इस पुस्तक शब्द में विभक्ति पूछी जाए या कारक पूछा जाए तो द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक बताएंगे। किस सूत्र से, कर्तुरीप्त सिद्धतम कर्मम से। ठीक है, तो आपने यहाँ जाना, जब भी आपको इस प्रकार से सकर्मक वाक्य मिलेंगे, कर्म सहित होंगे, तो जहां कर्म होगा तो वह कर्म कारक हो जाएगा, कर्तुरीत सिद्धतम कर्मम सूत्र से। ठीक,
पहला सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, ये सूत्र नंबर 1 था। अगला सूत्र ये है सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2, कर्मणि द्वितीया। ठीक है, यहाँ इस सूत्र में बहुत कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना है। पहला तो ये है कि ये सूत्र द्वितीय व्यक्ति और कर्म कारक का है। अगला ये कहता है कि कर्म जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसा कि अभी बताया, ये कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। किस सूत्र से? कर्म तो हमारा कर्तरी सिस्टम से है, लेकिन कर्म में द्वितीय व्यक्ति कर्मणि द्वितीया से होती है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी कोई भी ऐसे ही वाक्य आप लिख सकते हैं। जैसे लिखे, रामः भोजनम खादति। राम भोजन खाता है। ठीक है, रामः भोजनम खादति। यहाँ कह रहे कि राम भोजन खाता है। भोजन एक कर्म था, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्मणि द्वितीया सूत्र से। ठीक, तो ये दो सूत्र हमारे बहुत सरल सूत्र थे। इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ विस्तार से नहीं पढ़ना था, इतना ही जानना था। अगला सूत्र ये है सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर आपका कौन सा है? तीसरा है। तीसरा सूत्र ये है, तीसरा सूत्र है अकथितम च। ठीक है, अकथितम च। आपका जो ये सूत्र है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ इस सूत्र से बहुत प्रश्न बनते हैं, और इससे जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला तो ये सूत्र अकथितम च किस कारक का है? पहला, ठीक है, तो कर्म कारक का है। किस विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का है। द्वितीय विभक्ति का इनमें से कौन सा सूत्र है या नहीं है, ऐसा भी प्रश्न आते हैं। 3 इसके होंगे, एक कर्ता का होगा या फिर किसी और का हो सकता है। तो उसमें क्वेश्चन ये होता है कौन सा सूत्र कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का नहीं है। तो अकथितम चा को याद रखेंगे, क्योंकि इसमें द्वितीय लिखा है, इसमें कर्म लिखा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है अकथितम चा में कि द्वितीय या कर्म कारक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है, ये कहते हैं कि इसमें 16 धातुओं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि 16 धातुओं का प्रयोग किस सूत्र में होता है? अकथितम चा। वो 16 धातु आपको बताई जाएंगी सभी। और इसमें क्या होता अकथितम चा में? ये होता है, ये करण या फिर अपादान कारक हो रहे होते हैं। जैसा कि कल आपको चिन्हों के माध्यम से बताया था, तो वहां करण अपादान होकर भी वहां करण या अपादान नहीं होता है। अर्थात अकथितम चा सूत्र से 16 धातुओं के माध्यम से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इसका ये अगर आपसे पूछा जाए अकथितम चा सूत्र किन कारकों का या फिर किन विभक्तियों का विवक्षा होता है, विवक्षाधीन होता है, अपेक्षा करता है, तो आप कहेंगे कि करण या फिर अपादान आदि होने पर भी ध्यान रखना, करण अपादान होने पर भी 16 धातुओं के योग में अकथितम चा सूत्र से कर्म कारक हो जाता है। ठीक है, तो कभी करण का विवक्षा करता है, कभी अपादान का विवक्षा करता है, कभी कभी अधिकरण का भी विवक्षा हो जाती है। तो याद रखेंगे, यहाँ सिर्फ याद रखने इतनी बातें, और यहाँ कुछ आपको याद नहीं रखना। अकथितम चा सूत्र द्वितीय व्यक्ति का, कर्म कारक का क्या आती हैं? 16 धातुएं आती हैं। किन कारकों या फिर विभक्तियों का विवक्षा होती है? करण कारक और अपादान या अधिकरण कारकों की विवक्षा होती है। अर्थात इनके चिन्ह होने पर भी इनका प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे वो 16 धातुएं कौन सी हैं जिनमें हमारा अकथितम चा सूत्र से कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जानते हैं वो 16 धातुएं कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी धातु है दोहे। ठीक है, दोहे, याच, पच, दंड, रुध, ची। याद रखना,
दुहे आच पच दंड रुध ची, ठीक है। ब्रू धातु का नाम है ब्रू, सास सास जी, ठीक है, जी, मथ मथ, मुस, यहां दिखाई दे रहा है आपको, मथ मथ, मुस मुस, ठीक है, मथ मुस। आगे देखते हैं, यहां तक अभी देखते हैं इतनी, मुस, ठीक है। तो कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 11 ये हो गई। अभी आपको 5 और बताएंगे, पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इनसे प्रश्न कैसे आएंगे, ठीक। क्योंकि आगे इसके वाक्य प्रयोग भी लिखेंगे, इसलिए हम आगे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं लिख रहे हैं। दुहि आज पच दंड रुध ची ब्रू सास जी मथ मुस, एक और लिख दे रहे नी, ठीक है, नी, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो देखते हैं कि इनसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, इनसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही हो सकता कि 3 आपको ये दिए जाएंगे और एक कोई और धातु दी जाएगी और कहा जाएगा कौन सा अकर्तम चा सूत्र से धातु है जो नहीं होती है, नहीं आती है, ठीक, पहली बात। अगली ये बात है कि ये जो 16 धातुएं हैं, ये जो 16 धातुएं हैं, इनको सभी को क्या कहा जाता है, सकर्मक धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकर्मक धातु कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि इनमें से कौन सी सकर्मक धातु नहीं है, इनके अलावा जो होगी, अभी यहाँ 12 लिखी हैं, अभी मैं 4 और लिखूंगी, तो आप देखना कि इनके अलावा जो नहीं होगी वो आपकी अकर्मक होंगी, ठीक है, जो और होगी वो अकर्मक होगी, और ये सभी 16 आपकी कैसी होंगी, सकर्मक होंगी। पहला क्वेश्चन ये, 3 ये दिए जाएंगी, एक अलग, कौन सी अकर्तम चा में नहीं आती, कौन सी सकर्मक नहीं है, या फिर है, दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात ये होती है। अगली ये है, जैसे दुहे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोहोना, क्या होता है, दोहोना, ठीक है। याचिका मांगना, याचिका मांगना, ठीक है, याद रखना। पच का पकाना, पच का मतलब पकाना। अगला है दंड का दंड देना, दंड देना, ज्यादा कठिन नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही इसका अर्थ है, रोकना, ठीक है। ची का चुनना, चुनना। ब्रू का बोलना, ब्रू का क्या मतलब है, बोलना, ठीक है, ब्रू का मतलब बोलना। सास का शासन करना, शासन करना। और जी का जीतना, इनका अर्थ भी पूछा जाता है। मथ का मथना, मथ का मथना। मुस्का चुराना, ठीक है। और नी का ले जाना, नी का ले जाना, ठीक, नी का ले जाना। तो यहाँ हमने आपको अर्थ बता दिया। अगले ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कोई एक वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें कौन सा कारक है या फिर कौन सी विभक्ति है। जैसे लिखा हो कि राम गाय से दूध दुहता है, याद रखना, ठीक, राम गाय से दूध दुहता है। मैंने बताया था से चिन्ह किसका होता है, से चिन्ह तृतीया का होता है या फिर अपादान का होता है, मतलब करण कारक का होता है या फिर अपादान कारक का होता है। से द्वारा आपका होता है करण का, यहां से अलग हो रहा है दूध, तो आपका अपादान होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अपादान होना चाहिए था। लेकिन यहाँ दुहे लिखा है, दुहे जब कहीं लिख जाएगा, दोहना आ जाएगा, तो इसी सूत्र से कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति होती है। बस ऐसे आपको पूछा जाता है। जैसे इसका जो हिंदी में मैंने बोला था उसका अनुवाद होगा रामः गाम दुग्धम दुग्धम
दोग्धी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि राम गाय से दूध दोहता है। राम गाय से दूध दोहता है। गाम में पंचमी होनी चाहिए थी। अगर गाम ना लिखे, यहाँ धेनु लिखे तो धेनुम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रामः धेनुम दुग्धम दोग्धी हो जाता, क्योंकि गाय की संस्कृत धेनु भी होती है और गाम भी होती, मतलब गाय भी होती है, दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि या तो आपका, अब आप देख रहे हैं अपादान होना चाहिए था, लेकिन दुहे की वजह से कर्म हुआ किस सूत्र से? अकस्तम चा सूत्र से। बस इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, याच का मांगना। ठीक है, सबसे बड़ा कारक हमारा यही है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। 1 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। याच का मांगना, जैसे राम श्याम से पुस्तक मांगता है। राम श्याम से पुस्तक मांगता है। यहाँ पे क्या आया था? श्याम से का मतलब या अपादान या करण हो सकता है, लेकिन ये मांगना लिख गया है, इसलिए यहाँ कर्म हो जाएगा। मांगना लिख गया इसलिए क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। राम करता है, श्याम से मांग रहा है। श्यामम, ठीक है, श्यामम ऐसे लिख दो। श्यामम पुस्तकम याचति। पुस्तकम याचति। ठीक है, रामः श्यामम पुस्तकम याचति। इस तरह से जो भी आपके वाक्य होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें श्यामम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तब आपको बताना होगा अगतम चा सूत्र से हुई है। ऐसे कुछ आते हैं। ठीक है, अगला पच का देखो। माता चावल से क्या पकाती है? चावल से भात पकाती है, ऐसा लिखा जाता है। माता तांडुलान ओदनम पचती। ठीक है, माता चावल से भात पकाती हैं। माता चावल से भात पकाती हैं। माता तांडुलान ओदनम पचती। ठीक, दंड देना। अध्यापक छात्र को दंड देता है। अध्यापकः छात्र को छात्रम दंडयति, दंड देता है, दंड प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तो को निकल ही रहा था, निकले ना तब भी आपका यही सूत्र से द्वितीय विभक्ति और कर्मकारक होता है। रोकना, रुद्ध। वह बच्चे को विद्यालय में रोकता है। मैं आया यहाँ। वह सा बच्चे को बालम विद्यालय में रोकता है। कहाँ रोकता है? विद्यालय में। तो विद्यालय में था, लेकिन रोकने की वजह से द्वितीय विभक्ति हो गई। विद्यालयम रुध्यति, ठीक है, रुध्यति रोकता है। ठीक, तो ऐसे आपको वाक्य लिखे मिलेंगे और इसी में आपको पूछी जाएगी। पृच्छ में गुरु शिष्य से, अभी कहाँ आ गए पृच्छ, आप देखेंगे चुनना, जैसे कि बालक पेड़ से फूल चुनता है। बालक पेड़ से फूल चुनता है। बालकः पेड़ से, तृतीया या फिर पंचमी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी क्योंकि चुनना आ गया। वृक्षम पुष्पाणि, ठीक है, चिनोंती, क्योंकि पुष्पाणि के, सॉरी गलत हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या है, ये कर्तवाच है, क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार होगी। बालक एक है
तो क्रिया भी एक वचन की ही लगाई जाएगी, चुनौती हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कर्मवाच्य होता तो पुष्प के अनुसार क्रिया लगाते। ये बच्चा एक है लेकिन फूल उसने बहुत चुने, बच्चा वृक्ष से फूल चुनता है। बच्चा एक है, बालक एक है, तो क्रिया भी एक वचन की ही लगाई जाएगी, ऐसा अनुवाद का नियम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ब्रू का मतलब बोलना। पिता पुत्र से बोलता है, पिता पुत्रम ब्रूते, पिता पुत्रम ब्रूते। ठीक है, पिता पुत्रम ब्रूते। शास्यति का मतलब शासन करना। ठीक है, शास्यति का मतलब शासन करना। राजा, राजा, राजा गांव पर शासन करता है। राजा, नृपा लिख दे, नृपः ग्रामम शासयति, शासयति। अब देखो, गांव पर शासन करता है, अधिकरण होने पर भी हमारा कर्म हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सबकी विवक्षा हो जाती, कर्ण की भी और अपादान की भी और अधिकरण की भी विवक्षा हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। जी, जी का मतलब जीतना। जैसे कि देवदत्त, देवदत्त युद्ध जीतता है। देवदत्तम, देवदत्तः युद्धम, युद्धम, युद्धम जयति। ठीक है, क्या लिखेंगे? देवदत्ता युद्धम जयति। ठीक है, मथ, माता, माता दूध से घी मथती है। माता दुग्धम घृतम मथनति, मथनति। ठीक है, माता दूध से घी मथती है, माता दूध से घी मथती है। मुस, आगे देख लेते। मुस, बालक 100 रुपए, बालक माता के 100 रुपए चुराता है। बालकः मातरम, मातरम सतम रूपकाणी, रूपकाणी मुष्णति, मुष्णति। ठीक है, माता, बालकः मातरम सतम रूपकाणी मुष्णति। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको? नी देखेंगे। नी का लिखो। किसान गाय को घर ले जाता है। किसान कृषकः, कृषकः धेनुम गृहम नयति। ठीक, तो इस तरह से जो वाक्य होंगे, आपको वाक्य देके पूछा जा सकता है कौन सी विभक्ति है। वाक्य देके इसलिए पूछा जाता है कि कौन सी धातु लगने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, या फिर किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। इस तरह से कोई भी आपके, जैसे यहाँ ब्रूति है, चुनौती, ये आप देख लेंगे, इनको एक पहचान बना लेंगे कि इनसे हमें जब भी कहीं ये दिख जाए, ये सकर्मक होती हैं, अकर्तम चा के अंतर्गत कर्मकारक द्वितीय विभक्ति करती हैं। तो यहाँ मैंने अभी इतनी लिख दी हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और लिखते हैं अभी। ठीक है, कितनी बच्ची यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई, 4 और बची। ठीक है, वह कैसे रहा। अच्छा, अगला। अगली धातु है नी के बाद वह। ठीक है, वह कृष
कृस, प्रक्ष, प्रक्ष, वह, कृस, प्रक्ष, और एक धातु है रा। ठीक है, ये 16 धातु, ये 16 धातु अकत्तम चा सूत्र से कर्म कारक द्वितीय विभक्ति करती हैं। सकर्मक धातुएं हैं। ठीक है, द्विकर्मक धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं? द्विकर्मक धातुएं हैं। इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, द्विकर्मक धातुएं हैं, द्विकर्मक धातुएं हैं। ठीक है, सकर्मक धातुएं हैं और अकत्तम चा सूत्र से होती हैं। कितनी धातुएं हैं? गिनती में 16 धातुएं हैं। ठीक है, जैसा कि 12, 13, 14, 15, 16 आपको पता है। ठीक, वह का मतलब है ढोकर ले जाना, ढोकर ले जाना, वह का मतलब ढोकर ले जाना। ठीक, बोझा टाइप में। क्रश का मतलब खोदना, क्रश का मतलब खोदना। ठीक है, समझ में आ रहा? प्रच्छ का मतलब पूछना, प्रच्छ का मतलब पूछना। हरा का मतलब हरण करना। सभी का अर्थ पूछा जा सकता है, अर्थ बता दिया। सभी के प्रयोग पूछे जा सकते हैं, प्रयोग बता दिए। किस सूत्र में आते हैं ये बता दिया। इससे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न आ गए आपके। ठीक, जैसे वह गांव से भार ढोकर ले जाता है। सा ग्रामम, ग्रामम भारम वहती। ठीक, इसका मतलब हो गया वहती। सा ग्रामम भारम वहती। वह खेत, वह जमीन खोदता है, खेत खोदता है। सह क्षेत्रम कर्षयति, कर्षयति। ठीक है, सा क्षेत्रम कर्षयति। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछते हैं। गुरु शिष्यम, शिष्य से, शिष्येण होना चाहिए था, लेकिन प्रक्ष के योग में क्या हो गया? द्वितीया हो गया, कर्म कारक हो गया। ठीक है, तो रा हरण करना। रावण सीता का हरण करता, षष्ठी व्यक्ति। तो रावण सीताम, सीताम, रावण सीताम हरति। ठीक है, रावण सीताम हरति। तो इस तरह से आपके अनुवाद और सभी जो भी जिस प्रकार से प्रश्न आते थे वो मैंने आपको सभी बता दिए। अगला देखते हैं। यहाँ सभी 16 धातुएं आपको पता चल गई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर हम इसको सभी को साफ करके अगला सूत्र बताते हैं। ठीक है, कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का अगला सूत्र है। हम लोग पढ़ रहे थे कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति। अगला सूत्र है इसका, अगला सूत्र ये है अभिता परितः। सूत्र जो भी नंबर है वो देख लेंगे आप। सूत्र अगला ये है अभिता, अभितः परितः, परितः, अभितः परितः समयः, समया निक्सा, निक्सा। ठीक, सूत्र है खा प्रति योगे अपि।
इतना बड़ा यहाँ पे क्या है, ये सूत्र है। ठीक, तो सूत्र में क्या होता है, आपको इतना बड़ा दिख रहा है। आपके टेट या सुपर टेट में क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि यहाँ से सिर्फ अविता उठा लिया और पूछा कि इसके योग में कौन सा कारक और कौन सी विभक्ति होती है। तो या तो पूरा सूत्र लिखा हो या इनमें से कोई एक शब्द लिखा हो तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति ही होती है। चाहे परिता लिखा हो, सम्या लिखा हो, निक्सा लिखा हो, हा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ एक एक उदाहरण, एक एक शब्द को लेते हैं। पहला शब्द है अभिता। ठीक है, पहला शब्द क्या है, अभिता। इसका मतलब है दोनों ओर, इसका मतलब है दोनों ओर। अर्थ याद रखना, जैसे कि लिखा हो घर के दोनों ओर वृक्ष हैं, घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब देखो यहाँ काकी के आया था, लेकिन इस अविता की वजह से, अविता शब्द की वजह से कर्म कारक हो गया। तो घर के दोनों ओर, ग्रह, ग्रहाम, ठीक है, परिता, सॉरी, ग्रहाम अभितः, अभितः वृक्षः, वृक्षः सन्ति। ठीक, घर के दोनों ओर वृक्ष हैं, इस तरह से वाक्य होगा। और कहा जाएगा कि इसमें किस सूत्र से हुआ, तो ये पूरा सूत्र है। आपका एक शब्द भी दिया जा सकता है, जैसे कि अविता। अगला है परितः, अगला शब्द है परितः। इसका मतलब है चारों ओर, क्या है, चारों ओर। ठीक है, जैसे, जैसे विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर जल है। ठीक है, तो विद्यालय के चारों ओर विद्यालयम परितः, परितः जलम, जलम अस्ति। ठीक है, जल है, विद्यालय के चारों ओर जल है, विद्यालयम परिता जलम अस्ति। अगला लेते हैं समया, समया। ठीक है, समया का मतलब समीप, समीप। जैसे बाजार के समीप, बाजार के समीप विद्यालय है, बाजार के समीप विद्यालय है। बाजार को संस्कृत में कहते आपणम। समीप के लिए समया, समया विद्यालयम, विद्यालयम अस्ति। ठीक है, बाजार के समीप विद्यालय है। ठीक, अगला देखेंगे निक्सा। निक्सा का मतलब भी निकट से होता है, बहुत अंतर नहीं है इसमें। समया का समीप, निकट का, निक्सा का निकट, निकट का मतलब अत्यंत समीप। ठीक है, और ये थोड़ा सा समीप साधारण भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नगर के, नगर के निकट, नगर के निकट क्या है, नगर के निकट नदी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, नगरम निक्सा, निक्सा नदी अस्ति। नगरम निक्सा नदी, नगरम निक्सा नदी अस्ति। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि ये निक्सा है, इसमें कौन सी विभक्ति, मतलब कि इस नगरम में किस कारण द्वितीय विभक्ति हो गई, तो आप बताएंगे निक्सा शब्द के कारण। क्यों, क्योंकि सूत्र में निक्सा लिखा था। अगला शब्द है हा। हा का मतलब है, हा का मतलब है क्या है कि हा का मतलब होता है हाय। ठीक है, हाय, हाय या फिर धिक्कार है, इस तरह से ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो यहाँ जैसे आपसे कहा जाए कृष्ण के भक्त को धिक्कार है, तो यहाँ कहेंगे कृष्णम, कृष्णम अभक्तम। जो भक्त, धिक्कार उसी को होगा जो कृष्ण का भक्त नहीं होगा, कृष्ण का, कृष्णम अभक्तम। ठीक है, कृष्णम अभक्तम आगे लिख देंगे हा। और आपको बताया कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हरे हाय ऐसा आश्चर्यजनक शब्द है कि कृष्ण का भी, मतलब ईश्वर का भी कोई अभक्त है, धिक्कार कर रहा है, इस तरह से यहाँ शब्द होगा। अगला एक शब्द बचा है लास्ट, प्रति। प्रति का मतलब है की ओर, प्रति का मतलब है की ओर। ठीक है, जैसे कहा जाए राम सीता की ओर
देखते हैं, राम सीता की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ है लिखा हमने, तो जरूरी नहीं कि हमारे वही राम हो सकते, या कोई भी इसमें है लिखे तो लट लकार लग जाएगा, थे लिखा होता तो लंग लकार लग जाती। ठीक है, क्या लग जाती? लंग लकार लग जाती। यहाँ देखते राम, रामः सीता की ओर सीताम पश्यति, देखते हैं। ठीक, अगर देखते था होता तो अपश्यत हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, देखते थे। यहाँ लिखा है कि अविता परता समया निक्सा हा प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक होता है। ठीक, ऐसा जैसे आपको वाक्य देके पूछा जा सकता, शब्द देके पूछा जा सकता, शब्द का अर्थ पूछा जा सकता। इस तरह से आपका अगला सूत्र हो गया। अब इससे आगे अगला सूत्र पढ़ते हैं। 40 मिनट का हो। अगला सूत्र है अगला सूत्र है अधि सिंह स्था साम स्था साम कर्मम, अधि सिंह स्था साम कर्मम। ठीक, सूत्र ये है अधि सिंह स्था साम कर्मम। ये कहता है कि यहाँ पे तीन आपकी धातुएं हैं। सिंह, सिंह का अर्थ होता है सोना, ये लिखा सिंह, और ये लिखा स्था, स्था इसका मतलब होता है ठहरना, स्था का मतलब होता है ठहरना। ये लिखा आस, क्या लिखा? आस। ठीक है, आस का मतलब बैठना। ठीक, तो कह रहे हैं कि इन तीन धातुओं से पहले, क्या कह रहे हैं कि इन तीन धातुओं से पहले, इन तीन धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए क्या लग जाए? यदि तीन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग लग जाए तो अधि सिंह स्था साम सूत्र से कर्म कारक होता है। ठीक, इनसे पूर्व, इन तीनों से पहले क्या लग जाए? अधि उपसर्ग लग जाए। ठीक है, तो हमारा कर्म कारक हो जाता है। जैसे हम गए बालक खाट पर सोता है, बालक खाट पर सोता, यहाँ पर आया था लेकिन क्या कह रहे हैं? बालकः खाट पर खाटम, खाटम, ठीक है, खाटम सेते, सॉरी यहाँ पे अधि उपसर्ग लगाना है तो क्या लिख जाएंगे? अधि सेते। यदि यहाँ पे अधि उपसर्ग ना लगा होता, केवल सेते लिखा होता, तब भी हमारे वाक्य का यही अर्थ होता। ठीक है, तब भी बात का जो वाक्य है इसका यही अर्थ होता, लेकिन अंतर इतना होता कि तब ये खाटम में सप्तमी विभक्ति होती। क्यों? क्योंकि बालक खाट पर सोता है, और पर किसका चिन्ह होता है? सप्तमी व्यक्ति का। यहाँ अधि की वजह से द्वितीय व्यक्ति हो गई, कर्म कारक हो गया। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिखा स्था, स्था का मतलब होता ठहरना। जैसे कहा जाए कि व्यक्ति घर में ठहरता है, व्यक्ति घर में ठहरता है, तो यहाँ लिखा था व्यक्ति मतलब नरह लिख दे, मनुष्य कोई भी आदमी है, घर में ग्राहम, ठीक है, ग्राहम, और अधि उपसर्ग लगता है आस, आस धातु के साथ, तो हो जाता है अध्यास्ते, संधि होके हो जाता है अध्यास्ते। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता कि अधि उपसर्ग न लगा होता, तब भी क्या होता कि स्थायति इस तरह से लिखा होता,
तो क्या होता, यहाँ गृहम में सप्तमी विभक्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति घर में ठहरता है, यहाँ अधि की वजह से यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक, तो इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता नरः गृहे स्थायति, ठीक, तो यहाँ गृहे हो जाता। इसका भी लिख दे बालकः बालकः खाटे खाटे सेते, बालका खाटे सीते। ये दूसरा रूप है यहाँ इसका। इनमें आपका वही होगा जो चिन्ह निकल रहा। क्यों? क्योंकि वहां अधि नहीं लगा। इसी तरह इसके देखते हैं आस का बैठना। आस का क्या होता है? बैठना। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, राजा नृपः सिंहासने सिंहासने, ठीक है, सिंहासने अधितिष्ठति। इसका रूप चलता है तिष्ठ से, या फिर इसका रूप चल सकता है बस से। ठीक है, अधिवसति लिखा होता, क्या लिख देते? अधिवसति भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंहासनम लिखा है क्योंकि राजा घर में रहता है या बैठता है। ठीक है, बसति या तिष्ठति एक ही बात होती है। अगला ये लिखा होता, क्या लिखा होता? अधि ना लिखा होता नृपः, तो यहाँ सप्तमी हो जाती और लिख जाता तिष्ठति या वसति। एक ही चीज होती है, तिष्ठति या वसति। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देंगे कि अगर आपका अधि उपसर्ग इन धातुओं से पहले मिलता है तो आप उससे पहले वाले शब्द में कर्मकारक द्वितीय विभक्ति बनाएंगे अधि सिंह स्था आसाम सूत्र से। ठीक, अगला सूत्र लिखते हैं। अगला सूत्र है उपान्वय ध्यांग वस। ठीक है, उपान ध्यांग वसहा बसहा, उपान ध्यांग बसहा। ठीक, ये सूत्र है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 बनते हैं कि इस सूत्र में कितने उपसर्ग हैं। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ पे एक उप उपसर्ग है, यहाँ पे अनु उपसर्ग है, यहाँ पे अधि उपसर्ग है और यहाँ पे आंग उपसर्ग है। इतने उपसर्ग हैं यहाँ पे। ये कह रहे ये सभी उपसर्ग यदि वस धातु से पहले मिलते हैं, किस धातु से पहले मिलते हैं? वस धातु से मिलते हैं तो कर्मकारक द्वितीय विभक्ति हो जाता है। ठीक, कैसे? जैसे लिखा हो बालक घर, बालक गांव में रहता है। ठीक, ध्यान रखना, बालकः ग्रामम उपवसति, इस तरह से। ठीक, अगला बालकः ग्रामम अनुवसति, अगला बालकः, एक ही बात को हम सभी तरह से समझा रहे। बालकः ग्रामम अधिवसति, ये समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाता है। ठीक है, बालकः ग्रामम आवसति, ठीक है, इन चारों वाक्य का मतलब अर्थ एक ही है। सिर्फ अंतर क्या है? यहाँ पे उप उपसर्ग लगा, यहाँ पे अनु, अधि और आ। कोई भी उपसर्ग लगा हो बस धातु से पहले, आपका अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन उस समय हमारा जो उससे पहले कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है, उससे पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यदि ये कोई उपसर्ग नहीं लगा होता तो क्या हो जाता? तो थोड़ा सा अंतर होता। बालकः
ग्रामम, सॉरी, ग्रामे वसति। तो इससे पहले जो गांव है वो सप्तमी विभक्ति होती यदि कोई उपसर्ग ना लगा होता। ठीक, तो ये आप नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि यदि बस धातु में कोई उपसर्ग नहीं है, यदि बस धातु में कोई उपसर्ग नहीं है तो उससे पहले वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, यदि बस धातु में कोई उपसर्ग नहीं है तो उससे पहले वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति होगी, और यदि बस धातु में ये 4 उपसर्ग हैं तो उससे पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। इतना अंतर है। तो अभी आप द्वितीय विभक्ति के इतने सूत्र आपने पढ़ लिए हैं, अभी और आगे भी हैं इसके सूत्र। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर लंबा हो गया, ये टाइम हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी हम द्वितीय विभक्ति में और अच्छे अच्छे सूत्र पढ़ेंगे और कारक की श्रेणी को जारी रखेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नमः संस्कृत।